जय हिंद सर। गुड इवनिंग। जय हिंद सर। ज्वाइन कीजिएगा सर, दिनेश सर। सेशन। सारिका मैम, सेशन ज्वाइन कीजिएगा इफ यू आर फ्री। जय हिंद सर। जय हिंद सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। कल तो नींद नहीं आया आंसर सुन सुन के। एक घंटा करवट ही बदलते रह गए। नींद नहीं, नींद ही उड़ गई। मगर पता चला ना सर कि हमने क्या थॉट प्रोसेस से आंसर दिया था और एग्जैक्ट क्या थॉट प्रोसेस होनी अरे चाहिए। लास्ट तो वही बात हुई सर, वो नॉट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कदम इज सर नॉट ज्वाइन करेक्ट। कीजिएगा। हम्म। है ना, मैंने करेक्ट वाले कराया, नॉट करेक्ट देखा ही नहीं। वो हो गया गलत। सेम हम्म, सर मेरे ऐसे। साथ हुआ था उसका। हम्म। आज सर ने शेयर किए हैं कुछ आंसर्स। चलो सारे तो नहीं मैं कहता सही है वो, बट काफी सही हद तक सही लग रहे थे। हमें सर अपनी थॉट प्रोसेस से सारे ऑप्शंस को देखना है और सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जी। मैं जब भी ये सेशन में आता हूँ तो मैं कोई प्रिपेयर होके नहीं आता हूँ, मैं इसी थॉट हम्म। प्रोसेस से आया हूँ कि चलो अगर कोई एक नॉर्मल कैंडिडेट सभी नॉलेज के साथ पेटेंट एक्ट के एंड डिजाइन एक्ट के एंड रूल्स के उसके साथ बैठता है तो वो क्या ग्लिम्स लेके आ रहा है, तब जाके ये हम सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये पेपर एग्जैक्टली किस थॉट प्रोसेस से बनाया गया है। हम्म। सेकेंडली, ये वाइवा वॉइस की एग्जामिनेशन को भी मैच्योर करेगा। सो दैट्स द ओनली वे, यही एक रास्ता है जिससे हम कोई क्रक्स निकाल सकते हैं। जी। सर हैप्पी मकर संक्रांत। पतंग बितंग उड़ाई कि नहीं? हाँ सर, मैं पतंग पतंग नहीं उड़ाता हूँ। वो जो क्या बोलते हैं, अ, जो कबूतर। बर्ड्स होते हैं ना, हाँ हाँ वो मर कबूतर का जाते हैं। कबूतर। तो अच्छा। फिर हम मेरे 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 को नहीं। आती नहीं है। वो बाकी सब गुजरात बोलेगा तो पतंग बहुत उड़ती है ना, इसलिए मतलब कि पतंग बितंग उड़ाई है। हाँ मैंने जी जी, बचपन से नहीं मैंने नहीं। मतलब समुद्र किनारे जाके उड़ाऊंगा कि मैं तो हवा में तो इधर मुलुंड के उड़ा नहीं सकता। मैं तो जाके। ओके यहाँ ओके ओके। पंजाब में भी बहुत उड़ाते हैं सर। मकर संक्रांति सभी को मुबारक। हाँ, क्या बात है, अरे, बहुत बड़ी। ये अमृतसर में पाकिस्तान की पतंग क्यों उड़ रही है? अमृतसर में पाकिस्तान की अमृतसर। पतंग उड़ रही है? ये कहाँ देख लिया है संजोग सर? लास्ट ईयर में अमृतसर में था ना, गोल्डन टेम्पल में गया था ना, हम्म। सब ग्रीन कलर की पतंग ऐसे चांद बिन लगा के हाँ उड़ा तो वो रहे। बॉर्डर है ना, वाघा बॉर्डर है सर वहां नहीं पे। नहीं, अपना नियर नियर अपना जालियांवाला बाग नियर गुरुद्वारा। अच्छा जी, क्या सर पता सर। सर वो पाकिस्तान की नहीं होगी। ये बहुत सारे, ये जो आप जो मून देखते हैं ना,
वो एग्जैक्टली इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान ओनली। जब इस्लाम धर्म में जब कोई दिन देखा जाता था, जैसे कि वो ईद मनाते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? चांद को देख के। यानी जब पहला अमावस के बाद जब पहली बार चांद निकले, वो नहीं, जो दूसरी बार चांद निकले उसको कुछ बीज का चांद या ऐसा कुछ कहते हैं वो लोग, उसको ही वो उसी टाइम पे वो ईद मनाते हैं। यानी पहले जब घड़ी नहीं थी, जब हम टाइम नहीं देख पा रहे थे, तो ये मून की जो देखने की बात होती थी, रात को जो मून दिखता था, उस नॉलेज के बेसिस पे कि आज के दिन ईद मनाई जाएगी, लाइकवाइज ईद मनाई जा रही है। तो वो सर इट्स अ सिंबल। वो जो पाकिस्तान के फ्लैग पे जो चांद है, इट्स अ सिंबल ऑफ इस्लामिक धर्म कि वो कैसे टाइम को डिनोट करते थे। सो वैसे परसेप्शंस पे लीजिए, बाकी क्या ही फर्क पड़ता है सर, किसी धर्म की, किसी देश की या किसी पंथ की पतंग उड़े, अगर वो प्यार के लिए उड़ रही है तो अच्छी बात है, और प्यार के लिए नहीं उड़ रही है तो झगड़ा करने का सर कोई मीनिंग नहीं है। एज बीइंग अ सिविलियन, इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम झगड़ा करें। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसे स्टेप्स लें, हम ऐसी बातें करें कि भाईचारा बढ़े और भाईचारे के साथ दुनिया आगे बढ़े। ये दुनिया में रहने का एक ही सिंबल है। अगर सभी लोग, हम देखिए, जो बॉर्डर पे है उनका तो मानना ही पड़ेगा कि वो लोग ही बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, बट एज बीइंग अ सिविलियन ये हमारा कतई कर्तव्य नहीं है कि हम किसी आउटर बॉर्डर को रिस्ट्रिक्ट करें या हम अपने डोमेन को कहीं पर रिस्ट्रिक्ट करें। दैट इज नॉट मीन्स, ये होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर पूरी दुनिया में तबाही होगी और कुछ नहीं होगा। यानी सर ये अगर आप मेरे पास, अगर सर मेरे पास सर कोई पढ़ने आता है, पाकिस्तान से क्यों पढ़ने ना आए, चाइना से क्यों पढ़ने ना आए, अगर वो इंडियन पेटेंट एक्ट पढ़ना चाहता है तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको पढ़ाऊं। और वैसे ही सर, अगर बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक खड़ा है उसके सामने कोई चाइना का या कोई भी पाकिस्तान का बंदा आ रहा है, तो उसे भी एक बार चेक करना है कि भाई वो उसका इंटेंशन क्या है, फिर जाके गोली मारनी है। ऐसे ही थोड़ी ना गोली मार देते हैं किसी को भी। तो आपने ये मोदी जी जा जाके घूम रहे हैं, अभी पाकिस्तान घूम रहे हैं, वहां चाइना घूम रहे हैं, कहीं कहीं पर तो घूम रहे हैं, तो उस वो पर लोग गोली थोड़ी ना डिप्लोमेसी, मारी जाती। इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। और आप जो बोल रहे हैं, आपका रिलीजन आप और आपके संस्कार है ना, ये आपको बोल रहे हैं, आपकी बातों में ये आ रहा है। लेकिन लव जिहाद एंड लैंड जिहाद एंड गजवा हिंद है ना, ये बहुत डेंजर है। अरे मैं सर, काय का डेंजर। नहीं 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 नहीं, वो जाने दो, छोड़ो, अपना पेटेंट पे आते हैं। पे अपने इसमें बाकी इस पे सब लोग ये कॉस्मोपॉलिटन है हम लोग, किसी की भावना दुखानी नहीं चाहिए। हाँ, किसी की भावना मत दुखाओ, आगे बढ़ता जाएगा देश, क्या ही होगा। और 11 बजे छोड़ देना, उसके बाद नींद आनी बंद हो जाती है हमें। श्योर सर, 11:15 टेंशन बजे। टेंशन 11, ज्यादा हो जाती है सवा आंसरों ग्यारह आंसर बजे सुन करके। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, 11:15 बजे हम छोड़ देंगे जी जी एग्जैक्टली। ओके जी सर। सर। ओके, चलिए। तो अब हम कल थे, ये हो गया था साइंटिफिक एडवाइजर वाला, हो गया था। अब आते हैं 16th क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 2A ऑफ द डिजाइन एक्ट 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज एन आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन? आर्टिकल को क्या क्वालिफाई करेगा? 1, अ कार डोर हैंडल मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली एंड सोल्ड एज अ स्पेयर पार्ट। तो आर्टिकल की डेफिनेशन में एक ये भी क्लोज था कि आर्टिकल, पहले तो आर्टिकल किसको कहा जाता है? तो आर्टिकल उसे कहा जाता है जो पार्शियली नेचुरल हो एंड पार्शियली आर्टिफिशियल हो, या फिर फुल्ली आर्टिफिशियल हो, एंड मेड एंड सोल्ड सेपरेटली, जिसको बनाया भी जाए और उसको बेचा भी जाए सेपरेटली, एक चीज की तरह बेचा जा सके। तो ये जो कार डोर हैंडल है उसमें लिखा ये है कि मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली एंड सोल्ड एज अ स्पेयर पार्ट, जिसको मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है और सोल भी किया जा सकता है सेपरेटली, इसीलिए ये आर्टिकल की कैटेगरी में फॉल करेगा, और कार डोर हैंडल आर्टिफिशियली होता है। सेकंड, अ बुilt इन डैशबोर्ड ऑफ अ कार दैट कैन नॉट बी रिमूव। अब देखो यहाँ पर कार का जो डैशबोर्ड है जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, यानी वो सेपरेटली बेचा नहीं जा सकता है, तो सेकंड आएगा गलत। सेकंड में नहीं वो क्वालिफाई करता है आर्टिकल की डेफिनेशन का, तो फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड आएगा गलत।
थर्ड आते हैं, ए स्कल्पचर कार्व्ड फ्रॉम नेचुरल स्टोन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये फुल्ली नेचुरल थिंग है, यानी फुल्ली नेचुरल थिंग को भी हम आर्टिकल की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। एंड लास्ट, अ बोतल कैप प्रोड्यूस्ड थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड सोल्ड इंडिपेंडेंटली, यानी मैन्युफैक्चर भी हुआ एंड उसको बेचा भी जा रहा है और वो आर्टिफिशियल भी है, तो ये भी आएगा। तो 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर। तो यहां पर 1 and 4 ए इज द करेक्ट आंसर। एनी सर डाउट? यस सर। सर मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट गए थे, तो बस उसका करेक्ट आंसर बता दो ना, 14 15। जी मैडम, 14 का जो करेक्ट आंसर था ये बी ऑप्शन था। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था कि जो मिस सुमिता है वो 51 के तहत कंट्रोलर को कंप्लेन करेंगे एंड फिर दोनों को सुना जाएगा, ये वाली बात थी। एंड जो 15th क्वेश्चन था, साइंटिफिक एडवाइजर। यहाँ पर साइंटिफिक एडवाइजर कोर्ट में इन्फ्रिंजर मैटर में पार्टिसिपेट 1 and 3 बी वाला। हाँ, साइंटिफिक एडवाइजर में इंक्वायर रिपोर्ट, हाँ टेक्निकल मैटर 1 and 3। ओके सर। नहीं सर, इसका डी है ना, वो रॉन्ग पूछ रहा है। नोट। मैडम मैडम मैडम, वही मैंने कल वाली गलती कर दी, सॉरी। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में ये दोनों तो ट्रू है, नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट ये होंगे मैडम 2 and 4, ओके। तो डी आएगा। ये मैंने कल भी गलती की, आज भी गलती की। थैंक यू गौरव सर। और ये गलती हम भी करके आए। हाँ तो होता है ना सर, वो तो डोनेशन तो देना ही होता है ना हर एक जगह पे। जी, बट ये वाला 16 वाला क्वेश्चन तो इजी था, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था। किसी का गलत हुआ 16th क्वेश्चन? नो सर। आई थिंक ओके। 17th, एन इंडियन एप्लीकेंट filed a PCT application directly in India। PCT एप्लीकेशन वो इंडिया में फाइल कर रहे हैं। In that context of section 39 of the act, does the applicant need to seek permission? यानी क्या उसे फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस लेना चाहिए? कोई भी पर्सन अगर पीसीटी डायरेक्टली फाइल कर रहा है, मगर यहां पर लिखा हुआ है इंडियन एप्लीकेंट, एक ही मिनट है। हेलो, ओके 17। तो वैसे तो पहली बार अगर मैं ये पेपर देता होता तो डेफिनेटली इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब मेरा दिमाग घूम रहा है, बट हाँ ये आंसर तो आना चाहिए कि भाई पीसीटी वो डायरेक्टली फाइल कर रहे हैं तो उन्हें तो फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस की जरूरत लेनी चाहिए। बट जिस तरीके का ये पेपर है, 100% इसका आंसर मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है कि भाई नहीं, इंडियन एप्लीकेंट है तो पीसीटी के लिए परमिशन नहीं लगेगी। फिर भी देख लेते हैं। नो, द परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज द पीसीटी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन इंडिया। है ना, ये है ऑप्शन। नो, दिस रिक्वायरमेंट इज ओनली फॉर द पीसीटी एप्लीकेशन फाइल्ड आउटसाइड इंडिया। ये भी बात सही है। सी, यस, the permission is still required as it's considered an application filed outside India. The permission is still required.
ये इनिशियल लेवल पे तो यही लग रहा है, बट ट्रिकी वाला क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग। ओके, चलो। एंड लास्ट क्या है? यस, परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ये क्या बात हो गई? यस, द परमिशन इज स्टिल रिक्वायर्ड एज इट्स कंसिडर्ड एन एप्लीकेशन फाइल्ड आउटसाइड इंडिया। आप लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है? मैं अभी इतना पेपर पढ़ने के बाद मेरा तो दिमाग यहाँ पर जा रहा है कि इसका यही आंसर किया सर, आएगा। जो आप बोल रहे हैं यही किया है। सी किया मैंने। सी मैंने किया ना? सी सर। किसी ने ए किया है? मैंने मैंने सी किया किया। नहीं मैंने किया है किया है ना? सर ए। ए किया है? हाँ सर मैंने एनी भी सर रीजन? एक किया है। एनी सर रीजन ये सर? सर ये कह रहा है एन इंडियन एप्लीकेंट फाइल ए हम्म पीसीटी एप्लीकेशन डायरेक्टली इन इंडिया। हम्म हम्म तो सर वो बाहर से इंडिया में आ रहा है ना, लेकिन इंडियन एप्लीकेंट है। तो सर ये हम्म बाहर से आने वाले को तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है, मैंने तो ये लॉजिक लगाया। कोई भी फाइल कर सकता क्या है ना सर? बाहर से तो। सर ये कह रहा है पीसीटी एप्लीकेशन डायरेक्टली इन इंडिया। नहीं कर पाए हाँ, सर इंडियन जरूर। एप्लीकेंट है ना मगर वो। सर इन हाँ इंडिया का मतलब सर, आउटसाइड। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने जो लॉजिक बताया बहुत अच्छा है सर। कि कोई भी पर्सन, यूएसए का पर्सन ले लो, कि जो इंडिया में पीसीटी फाइल कर रहा है, तो क्या उसे फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस लेना जरूरी है? जरा भी नहीं। बहुत अच्छा लॉजिक है सर। कि भाई कोई भी पर्सन ले लो, अगर वो इंडिया में पीसीटी डायरेक्ट फाइल करना चाहता है तो कर सकता है, वेरी इजीली एंड वेरी सिंपली। आपने हाँ बोल दिया सर, बहुत ही अच्छा सर। तो आंसर आएगा नो, द परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज द पीसीटी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन इंडिया। सही है, ये एकदम सही, करेक्ट रीजनिंग भी है और करेक्ट बात भी है। मैंने ही खाली पीली बट दिमाग सर लगा वो के तो ये सी पे गया। सर, सर वो तो फिर नेशनल फेज हो जाएगा ना। अगर पीसीटी क्यों? मतलब वाइपो में हम फाइल करेंगे वो पीसीटी करो, होगा ना सर। चलो चलो सर, चलो सर, वाइपू में फाइल कर रहे हो आप, इंडिया को डेजिग्नेट कर रहे हो इंटरनेशनल फाइलिंग में। यस क्या सर, तो आपको फिर तो वो एफएफएल लेने की इंटरनेशनल हो जरूरत गया है? ना सर। सर, यूएस का कोई भी पर्सन है, चाइना का कोई भी पर्सन है, फ्रांस का कोई भी पर्सन है, जापान का कोई भी पर्सन है, अगर वो पीसीटी फाइल कर रहा है, क्या उसे सेक्शन 39 को परमिशन लेने की जरूरत है फॉर्म नंबर 25 करके? आई थिंक अगर वो इंडियन रेसिडेंट है तो लेना चाहिए उसको सर। रेसिडेंट नहीं है ना सर यहाँ पर, वही तो बात है। इंडियन एप्लीकेंट है, सर अगर रेसिडेंट वो नहीं है। हाँ रेसिडेंट। हम्म ये भी बात है कि ये इंडियन रेसिडेंट है या नहीं है, वो भी उनको कहना पड़ेगा। हाँ सर, वो हाँ देना पड़ेगा ना पूरा। वही तो सर, अगर इंडियन सर एप्लीकेंट उन्होंने तो बोल रहा बोला है। है ना 39 में, तो वो ही आता है ना सर, सेक्शन का रेफरेंस दिया है तो। सेक्शन में वही बोला है कि नॉन रेसिडेंट को लेने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शन 4 में दिया है। लेकिन रेसिडेंट को तो लेना पड़ेगा ना सर। सर चैट जीपीटी करो। चैट जीपीटी नहीं चलेगा सर इसमें। नहीं चलेगा? हम्म, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है चैट जीपीटी इसका आंसर दे पाए। चैट नहीं, जीपीटी को आंसर तो तो क्या दे दी, दूसरे, उसने दे दिया आंसर तो, चैट जीपीटी ने, मैंने देखा था। आप चैट जीपीटी यूज करोगे उसका आंसर कुछ और आएगा, गौरव सर जी, यूज करेंगे तो उसका आंसर कोई और कुछ आएगा, और मैं आएगा, यूज करूंगा तो हाँ। तीसरा आएगा। ये चैट जीपीटी तो बड़ा चैट जीपीटी रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा है पूरा। जी, जेमिनाई से पूछ नो लो सर, फिर पर्सन, उसको डाल जेमिनाई के। भी सर उसका भाई है और क्या। नहीं, जेमिनाई है तो क्या, ये चैट डाल के, ये जीपीटी डाल ही के है ना पूछ सर। लेगा। हाँ वो तो करेंगे ही सर, बट पहले कोई यहाँ पर लिखते हैं कि भाई जो एप्लीकेंट है इंडिया का, ऐसा कुछ मिला है कहीं पर लिखा है? नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall accept under authority of written permission sought in the manner prescribed and granted by or on behalf of the controller make or cause to be made any application outside India for the grant of a patent for the invention unless। ये तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही है।
अब पूछते रहो, चैट जीपीटी को पूछ लो, जेमिनाई को बट पूछ इसने लो। इसने बोला तो है कि अनलेस वो एप्लीकेशन इंडिया में ही फाइल नहीं करता 6 महीने पहले, तो इनलिए इंडिया में ही तो कर रहा है वो। रीजनिंग तो आप लोग ठीक ही दे रहे हो, चाहे भले हमारा गलत है। लास्ट वाला नहीं इसमें नहीं, सर। एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर द सेम इन्वेंशन हैज बीन मेड इन इंडिया। सर ये बात कर रहा है नॉर्मल एप्लीकेशन की, पीसीटी वाली नहीं। ओके। कि भाई पहली नॉर्मल एप्लीकेशन आपने इंडिया में फाइल की है, तो अब आप पीसीटी का बाहर तो की एप्लीकेशन 6 वीक के बाद कर सकते हो। ये इसका जो बाइफर्गेशन है उस तरीके का है। तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली देखो, ऊपर जो है, मेक और कॉज टू बी मेड एनी एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया फॉर द ग्रांट हम्म। ऑफ अ पेटेंट फॉर इन्वेंशन अनलेस। हाँ, तो वो आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, इसीलिए तो मैं भी इसी रीजन की वजह से तो मैं गौरव सर के साथ हुआ कि भाई हाँ वो भी बात है, आउटसाइड इंडिया है तब जाके आप ये बात करो, इन इंडिया में बात ही नहीं है। इन इंडिया में आप कर सकते हो, तो फिर इसका मतलब यही हो रहा है, भले ही आप रिसाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इंडिया में डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको पीसीटी के लिए कोई प्रॉब्लम है। चैट जीपीटी क्या बोलता है? को पहले पढ़ा दो सर वो सेक्शन 39। सर सेक्शन 39 का तो यही है कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है और वो बाहर फाइल करना चाहता है कोई भी एप्लीकेशन, तो उसे पहले पहले तो पहला ऑप्शन है कि इंडिया में फाइल करना है और 6 वीक के बाद बाहर जाना है। दूसरा ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली बाहर फाइल करना चाहता है, तो जाएगा वो फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस फॉर्म नंबर 25 फाइल करके 21 डेज जी। का टाइम पीरियड रहेगा। ये 39 का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जी प्रदीप पाल सर। सर मैनुअल में दिया है, परमिशन लेना पड़ेगा। वाओ ग्रेट। क्या नहीं लगा था, पेज मैनुअल भी नंबर चेक कर लिया। 55 पे। बताइए सर कहाँ पर? पेज नंबर 55 टॉप पे, सबसे फर्स्ट, इससे ऊपर वाले पे, फर्स्ट लाइन में है। एंड एन इंडियन एप्लीकेंट कैन फाइल अ पीसीटी international application in the following manner. If ये सही है सर। if the international application filed before 6 weeks from the date of the priority in India, the foreign filing permission under section 39 has to be obtained from the appropriate patent office. ये बता रहे हो आप सेकेंड प्रदीप पाल सर? Second point, if the international application is filed directly at RO means regional office, receiving office, international bureau, RO India, receiving office India, without priority claim, foreign filing permission under section 9 has to be obtained from the appropriate patent office. हो गया खत्म। अब ये क्या पहले आंसर दे रहा था? नो, द परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज द पीसीटी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन इंडिया। सर इसको मैनुअल भी पढ़ाओ आप एक बार। ये दिया। सर अगर हम प्रोविजनल के बाद डायरेक्ट पीसीटी फाइल कर सकते हैं विदाउट कंप्लीट, तो क्या कर सकते हैं क्या? आज मैंने सर एक समझा नहीं मेल देखा जो जैसे
फिर बोलिए। सर अगर हम प्रोविजनल के बाद विद इन 12 मंथ अगर पीसीटी फाइल करें विदाउट कंप्लीट फाइलिंग के तो कर सकते हैं शायद। मैं 12 श्योर नहीं मंथ्स हूँ के सर, बट बाद, मैंने एक मेल 12 देखा। मंथ्स, सर फिर से 12 मंथ्स के बाद। सर विद इन 12 मंथ आफ्टर प्रोविजनल फाइलिंग हम पीसीटी हम्म। डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं विदाउट कंप्लीट फाइल किए इन इंडिया। क्योंकि सर एक प्रोविजनल फाइल किया था उसमें पेटेंट हाँ ऑफिस तो से वो तो मेल आया था। प्रायोरिटी, सर तो आपने प्रायोरिटी ली ना प्रोविजनल की, फिर 6 हफ्तों के बाद तो आप करिए, उसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ वही। तो वो तो पॉइंट नंबर मुझे 1 है पता ही। था कि पहले कंप्लीट फाइल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा पता था पहले सर से। कंप्लीट फाइल करना पड़ेगा, हंड्रेड नहीं सर परसेंट करना उसमें, पड़ेगा। सर वही तो मैं कंफ्यूज हूँ, जो पेटेंट एक प्रोविजनल फाइल किया तो पेटेंट ऑफिस से भी मेल्स आ रहे हैं। मेल भले आ रहे हो, मुझे मेल भले ही आ रहे हो, मगर आपको कंप्लीट फाइल करना पड़ेगा। वो तो सेक्शन 9 का क्लोज है कि, सेक्शन 9 का या 7 का, वो तो इसमें भी है। सेक्शन नंबर 136 में भी क्लोज है कि विदाउट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यू कांट फाइल कन्वेंशनल एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन। दैट्स फॉर श्योर सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पर कोई ऐसा वैसा बात ही नहीं है। यही मेरा कंफ्यूजन है सर, मुझे भी यही पता है। बट जो पेटेंट ऑफिस से मेल आया था कि वी हैव रिसीव्ड योर प्रोविजनल अरे सर, एप्लीकेशन। वो तो क्या है कि आपको इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई पहले कंप्लीट भी फाइल कर दो और उसको वो भी कर लो। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अरे भाई इसका नहीं, इसका आंसर बता। ये तो क्या ही बता दिया इसने तो। पेपर लगाओ इसको तो। वो भले ही सर मेल आया हो, बट नहीं होगा सर, ये तो श्योर है सर। सर वही मैं कंफ्यूज हो गया था कि उन्होंने एक लाइन में तो लिखा था कि आप 12 महीने के अंदर कंप्लीट फाइल करो, दूसरा लिखा था कि आप विद इन 12 मंथ आप पीसीटी फाइल कर सकते हो एंड यू कैन गो इंटरनेशनली इन द फॉरेन जुरिडिक्शन। ऐसे लिखा हो तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, कंफ्यूज हो गया वहां में। ये अपडेट आनी बाकी है। और क्या, 17 का आंसर तो देना सर है। मैं कंफर्म करूंगा, मैं मतलब रिसर्च करूंगा, देखते हैं क्या है, क्यों वो लोग मेल लिख रहे हैं ऐसा। सर वो तो ऑटो जनरेटेड मेल है, आपकी प्रायोरिटी डेट से मेल डाल दिया कि भाई हम अवेयर कर रहे हैं सभी को। लाइक वाइज बात हाँ है। अभी भी ये बंदा मना कर रहा है। मेरे को चैट जीपीटी ने आंसर यस वाला दिया था सर। देखिए, चैट जीपीटी का है। इसको मैनुअल डाल के फिर पूछिए कि एज पर दिस मैनुअल व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Based on the provision of the Indian Manual of the Patent Office practice and procedure, here is the answer. 17. मगर मैन्युअल में क्लियर कट लिखा हुआ है तो हम ये खाली पीली कर रहे हैं, कोई इसका मीनिंग नहीं है। ये जो कुछ भी दे इसका कोई मीनिंग नहीं है, चाहे वो सही दे या गलत दे। हम्म चल भाई, ये तो बहुत टाइम ले रहा है भाई, इतना सोचना। ये कंफ्यूज हो गया। स्टैंड ले गया सर ये तो। और इसने तो ये कहा कि द मैन्युअल एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट व्हेन एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल्ड with the Indian Patent Office as receiving office, the permission under Section 39 is not required. ऐसा कहाँ लिखा हुआ है भाई? If the international application is filed directly at ROIV, ROIN without priority claim, foreign filing permission under Section 9 has to be obtained from the सर वो appropriate patent office. वो पेज 55 देख ही नहीं रहा। उसने मेंशन करा है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 9 देख रहा है, वो चैप्टर 7 देखा ही नहीं उसने। ये आप उसका आंसर देखेंगे ना, तो वो आंसर देखिए उसका। उसने बोला है चैप्टर 3 और चैप्टर 9 से देखा है उसने, वो गया ही नहीं चैप्टर 7 में। इतना जल्दी देख नहीं पाता जब तक इसे डायरेक्ट फीड ना करे ना। या तो वो कॉपी पेस्ट हम्म ही करो वो जो सेक्शन है, या उसका इमेज ही डालो तो ही ये देख पाएगा। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ग्लिच कहते हैं इसे, ग्लिच। नहीं ग्लिच नहीं, इनको जो प्रॉम्प्ट है ना वो बड़ा स्पेसिफिक देना पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक, तो ही अच्छा आउटपुट देगा। अब इतना तो स्पेसिफिक दे दिया है कि भाई इसका मीनिंग बता दे, अब इससे ज्यादा क्या ही कहूँ इसको। सर कहीं कहीं कोई सा एआई का जो है ये बेस्ट परफॉर्म करता है, कहीं जेमिनी करता है, कहीं चैट जीपीटी करता है, कहीं अरे कोई परप्लेक्सिटी सारे करता है। जीपीटीज ही हैं सर, सारे एक दूसरे के बिजनेस बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, कभी कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसा उसमें कोई फिक्स नहीं If है you यही file अच्छा। international application at the Indian Patent Office acting as a receiving office, you do not need to apply for the separate Section 39 permission. Reason: the Indian Patent Office automatically performs a security screening under Section 35. Upon a receipt, if the invention is safe, they forward it to the IB. If it is sensitive, they stop it. The act ये of filing सिक्योरिटी में चला ROIN गया सर, satis. Huh? ये सिक्रेसी चेक कर रहा है सेक्शन 35 में। मगर सर उसकी बात तो सही है सर, देखो पर्पस क्या है। बट क्वेश्चन में सेक्शन 39 बोला है ना उसने, स्पेसिफिक हाँ टू। हाँ, ये मैन्युअल साली मरवाएगी कभी, ये नहीं आएगा सर आंसर, वो बात तो सही कर रहा है। नहीं सर ये सर आज फॉरेन एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं होगा, तो इसके लिए एफएफएल नहीं लगेगा। एन इंडियन इंडियन एप्लीकेंट कैन फाइल पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। इंटरनेशनल आरओआईबी। वो आज सर ने एक लिंक्डइन पे पोस्ट करा था ना, उन्होंने भी यस मार्क करा है इसका आंसर जो। सर वो बात है सर, ऐसे नहीं प्रदीप पाल सर, क्रक्स पकड़ो इसका। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, भाई हम क्यों चाहते हैं कि इंडियन रेसिडेंट है जो, वो पहले इंडिया में फाइल करे
फिर जाके बाहर करें। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये अगर सोचोगे ना, तो उसका रीजन ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन सीक्रेसी डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो वो कंट्रोलर आपको पहले चेक करके देगा, और उसमें ये क्लोज भी लिखा है कि भाई सीक्रेसी डायरेक्शन चेक होगी। करेक्ट प्रदीप पाल सर? क्रक्स तो यही है ना हाँ सर। कि कंट्रोलर क्यों हाँ उसको रोकना चाहता है कि भाई सीक्रेसी डायरेक्शन को बचाने के लिए। मगर कोई पर्सन इंडिया में ही फाइल कर रहा है, इंडिया में ही फाइल कर रहा है, तो उसने सीक्रेसी डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बात ही नहीं है। जब वो आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है तब जाके बात होती है। तो ये भले ही मैन्युअल में लिखा है सर, ये भले ही मैन्युअल में लिखा है, बट ये आएगा नहीं। बट सर पीसीटी का मतलब है ना कि बाकी कंट्रीज में एज उसे प्रायोरिटी कंसिडर करेगा, तो नहीं, रीजन क्या बता रहे हो आप कि सेक्शन 39 में फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस डायरेक्टली वो इंडिया में फाइल कर रहा है, तो डायरेक्टली कर सकता है सर। ऐसा मेरा अब मानना बन रहा है, और वही आएगा मुझे लगता है आंसर। मेरी तरफ से तो आंसर ये बनेगा, भले ही ये लिखा है, आपने जो बताया वो 100% ट्रू है, मगर पेटेंट ऑफिस को मानने से इनकार कर देगा, देख लेना। क्योंकि उसका देखते हैं क्रक्स क्या नहीं बन कहते रहा हैं। है सर, क्रक्स नहीं बन रहा है प्रदीप पाल सर। आप ठीक है। समझ रहे हो क्यों पर्पस नहीं बन रहा है? पर्पस क्या है सेक्शन 39 का कि भाई पहले कंट्रोलर देख ले कि भाई उसपे कोई सिक्योरिटी उस वो डिफेंस से रिलेटेड कंसर्न नहीं है ना, फिर जाके बाहर जाने दो। वो वाली थॉट प्रोसेस है सेक्शन 39 के लाइसेंस के लिए पर्टिकुलरली। तो मैं अभी भी, हालांकि आपने जो दिखाया वो भी सही है, ये आपने दिखाया है उसमें तो लिखा हुआ है क्लियर कट के भाई उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि हम पहले इसको उससे कवर करें, इसकी थॉट प्रोसेस से कवर करें कि ये क्यों लगाया जाता है। और अगर उस थॉट प्रोसेस के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो आंसर आएगा भाई नहीं लेना जरूरी नहीं है, लेना कोई जरूरी नहीं है। जब आप बाहर जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, तभी लेना जरूरी है। अब देखते हैं इसका क्या आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा फैक्ट चेक करना। तो मेरी तरफ से आएगा आंसर ए, फिर भी देखें। ओके, एज एन इन्वेंटर, 18 नंबर का क्वेश्चन। एज एन इन्वेंटर फ्रॉम अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन while looking for a patent agent, you discover that Mr. Kamal is offering patent related services and representing himself as a patent agent. Upon verification, you found that his name does not appear in the register of patent agents and Mr. Kamal is not a registered patent agent. वो registered patent agent नहीं है। You decide to file a formal complaint. ओके, ये आ गया सेक्शन नंबर 123 की बात हो रही है। और एग्रीव्ड पर्सन, क्योंकि आप उनसे सर्विस ले रहे थे तो आप एग्रीव्ड पर्सन हुए, तो वो कंप्लेन फाइल कर रहे हैं अंडर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द पेटेंट रूल्स। परफेक्ट, ये 124A से जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये फॉर्म नंबर 32 फाइल करेंगे, 10,000 रुपये देंगे एंड कंप्लेन फाइल करेंगे, और फिर वहां से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होंगे। यही बात होनी चाहिए। ए, a complaint against an unregistered person falsely claiming to be a patent agent can be filed directly with form 32, सही बात है, through electronic means by any person। ये स्टेटमेंट तो एकदम सही नहीं, नहीं 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 नहीं, एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए, एनी पर्सन नहीं है। बी, अ कंप्लेंट, यहां पर तो फॉर्म नंबर 33 है तो इसको मुझे देखना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये 32 वाला है। यस, अ कंप्लेंट against an unregistered person falsely claiming to be the patent agent can be filed with form 32 through electronic और physical means। हाँ, ये भी बात है, फिजिकली भी कर सकते हैं। ओनली बाय पर्सन एग्रीव्ड, तो ये पर्सन एग्रीव्ड लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
बाकी का डी एंड बी तो फॉर्म नंबर 33 तो अपीलेट अपील करने के लिए तो अपीलेट अथॉरिटी आएगी, उसीलिए नेग्लेक्ट हो जाते हैं। एंड ए में पर्सन एग्रीव्ड नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो जाता है, तो सी इज द सर करेक्ट। अग्रीव्ड थोड़ी करेगा, यहाँ तो एनी पर्सन कर सकता है। अग्रीव्ड तो नहीं करेगा सर, 33 में। नहीं सर, नहीं सर, एग्रीव्ड पर्सन 32 में करेगा। फिर वहां पर जो दो पर्सन बचे होंगे, जो कम यानी ओपोनेंट है जो, और या फिर जिन्होंने बात की है, वो करेगा इसमें। यस प्रदीप पाल सर। सर इसमें एनी पर्सन ही करेगा, और 32 में स्पेसिफाई है ओनली इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है, फिजिकल नहीं होती है। सर हाँ जी सर, हाँ, सर, इलेक्ट्रॉनिक जी सर। इलेक्ट्रॉनिक है। एक देख लेते हैं सर, आणि एनी एग्रीव्ड है पर्सन ही या है सर, थर्टी श्योर है टू मैडम? फाइल कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे कैसे से याद है कि एग्रीव्ड आएगा? एग्रीड सर, 4 में है सर 33 एग्रीड। से अपोज कर 33 में सकता है आएगा भी। सर। हाँ, हम्म। मिसकंडक्ट भी एग्रीव्ड से आएगा। रूल्स 107 ई एफ में है, एंड वाला नहीं है। नहीं मैडम, ये तो 124 ए की बात हो रही है। जन विश्वास बिल से आएगा नो ये। सर, हम्म, सर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाली चीज सर। वो तो मैडम ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल दोनों कर सकते हैं, इसी वजह से जो आप बता रहे हैं सही बात है वो तो। फिर भी चलिए, पर्सन एग्रीव्ड है या एनी पर्सन है, आप बोल रहे हैं तो एनी पर्सन ही होगा, बट फिर भी मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। सर एग्रीव्ड उसको बोला गया जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई। नहीं, जो जो भुगत रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो एग्रीव्ड होता है। ऊपर होगा सर, ये तो नीचे पूरा ये आ गया। मैंने तो कहीं नहीं ऊपर। देखा मैडम, ये ऊपर रहा। 124 ये तो यहाँ से होता है, आफ्टर सेक्शन 124 हाँ, adjudicating penalties, the controller may, by order, authorized an officer referred to section 73 to be the adjudicating officer for holding an inquiry and imposing penalty under the provision of this act in the manner as may be prescribed, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. Whoever aggrieved by an order of the adjudicating officer under section 124A। अब मैं देख रहा था कि ये आपने कैसे कहा कि एनी पर्सन कर सकता है, वो एनी पर्सन का मामला कहाँ से आया? सर रूल 139 में भी कुछ है इसके नहीं रिलेटेड। सर, रूल नंबर 107 बी में डायरेक्टली लिखा है। आप रूल्स वाला खोलेंगे ना, उसमें स्टेटमेंट लिखिए 107 बी में, कंप्लेन एनी पर्सन में इन रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्ट्रावेंशन, 107 बी में। आप चाहते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं अगेन नहीं, डाल देता क्यों? ये है, यहाँ से ही निकलेगा ना, कहाँ से निकलेगा? हूँ। नहीं नहीं, यहाँ वो नए वाले जो रूल्स आए थे सर, वो नए वाले हैं। रूल आए हैं ना सर इसके लिए अभी। सर 139 में देखा, 139C। अमेंडमेंट वाला। सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो डॉक्यूमेंट डाला है जो फाइनल रूल्स आए हैं ना।
any person may, in respect of any contravention committed under section 120, 122, and 23 of the Act, complaint in form number 32 through electronic means before the adjudicating officer. कोई भी कर सकता है, यहाँ पर एग्रीव्ड की बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है सर। ये स्टेटमेंट ने तो पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। बट सर, अब सर तो फिर दिमाग की बत्ती जली। ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो सर इसका आंसर क्या आएगा पता है? अगर आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हो ना, इस स्टेटमेंट को देख रहे हो अगर आप, तो इसका आंसर आएगा ए। प्रदीप पाल सर, सर यस और नो? जी सर, यही आएगा। फिर डी इलेक्ट्रॉनिक सी नहीं फाइलिंग आएगा। करेगा। सी में कुछ है क्या मेंशन ऐसे? हाँ, रूल 139C। रूल 139C देखते हैं, आईपी इंडिया का ना? नहीं, वहां पर मेंशन नहीं होगा। ये यही है 24 सर ने का जो बताया है। वही। नहीं नहीं नहीं, रूल 139 ये कौन सा है? सी वाला कौन सा है? ये इसी में ही है, सर ने भेजा उसी में ही है। नहीं नहीं, चैट जीपीटी में एक्सप्लेनेशन में दिया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ रोल कहाँ नंबर पे। 139 का तो मैडम कोई सी भी है ही नहीं नहीं। है, हाँ, बट ओ बट चैट जीपीटी अमेंडमेंट मत में सोचो है ऐसे उसने दिया था, चैट जीपीटी ने। अरे नहीं नहीं तो मत देखो अब सर। ये तो फंसाने वाली बात हो गई। ये है सर इसका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये प्रदीप पाल सर, नाउ आर यू एग्री विद दिस एक्सप्लेनेशन? हाँ सर, मींस ये हमने तो लिखा है। ए यही लिखा है है, सर। हाँ हाँ, आपने यही भी मार्क ए करा टिक है। किया है सर? यस सर। ओके, फिजिकल वाला नहीं किया है आपने? नहीं, मुझे इतना पता था कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही होती है, तो फिर तो मैंने सही नहीं है सर। देखा एग्रीड और एनी पर्सन, मैंने मेरे दिमाग इलेक्ट्रॉनिक में फाइलिंग। पर्सन एग्रीव्ड शायद पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट से लगा गया है, तो फिर पेटेंट एजेंट नहीं आएगा मिसकंडक्ट क्या में सर? पर्सन हाँ एग्रीव्ड सर, है ना? 34 में एग्रीड है। हाँ। हाँ, वो एग्री पर्सन अपील करेगा। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली, तो इसका आंसर आएगा 18 का ए। चलिए 19 पे आते हैं। डॉक्टर सुनंदा is the patentee of a special 3D printing process used to manufacture customized medical implants. She is willing to license the technology to Medipedia Private Limited with following condition. लाइसेंस देना चाहती है। 1. Medipedia Private Limited must purchase all new materials only from the Dr. Sunanda's company. ये तो गलत है, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। Second, Medipedia Private Limited shall not use any other 3D printing process or making implants. ये भी गलत है, ये भी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। तीसरा, Medipedia Private Limited shall not challenge the validity of Dr. Sunanda's patent in any court. नहीं कर सकते हैं, वो ये भी गलत है। Which of the following statement is correct according to the Patent Act? None of the statements are correct. First, A. Such conditions are valid if they are approved by the controller before the execution of the license. नहीं. All the above conditions are void as they are restrictive and unlawful. ये B is the correct answer here. 100% sure. Any doubt in it? हाँ Any सर। discussion? नो नो ये सर। तो सिंपल सा है, 140 की बात है। B is the correct answer here. ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्वामी, a scientist developed by Dr. Swami, a scientist developed a novel drug compound while working for Biogen Labs Limited. Okay, डॉक्टर स्वामी बायोजेन लेब्स लिमिटेड में काम करते थे और उन्होंने कंपाउंड बनाया है। बिफोर द पेटेंट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड, डॉक्टर स्वामी passed away and his legal heir Arya filed an application alone on the same drug.
ओके, डॉक्टर स्वामी की बेटी ने फाइल किया। डिस्क्राइबिंग हरसेल्फ एज द ट्रू इन्वेंटर। Okay. Subsequently, Biogen Labs Limited also filed a separate application claiming the ownership of the drug based on the employment contract of Dr. Swami. Okay, proof of right दिया. Having an IPR clause which automatically passes the IPR rights to work during the employment to the employer. हाँ, तो फिर ये कंपनी को मिलेगा। Which of the following statements are correct? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो कंपनी है बायोजेन लिमिटेड, उसके पास जाएगी ये पेटेंट। ये बात है इसमें, प्रूफ ऑफ राइट देगा बायोजेन लिमिटेड। ओनली आर्या एज अ लीगल हेयर ऑफ द ट्रू इन्वेंटर इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द पेटेंट। गलत है। बोथ आर्या एंड बायोजेन लैब्स लिमिटेड मस्ट जॉइंटली अप्लाई सिंस राइट्स डेवलप्ड ऑन द एम्प्लॉयर एंड लीगल हेयर। नहीं, गलत है। नाइदर application is valid until the controller determines entitlement under section 6. नहीं, only Biogen Labs Limited is entitled to apply. अब neither the application is valid until the controller, नहीं, valid तो होगी, दूसरी application valid होगी, तो C भी निकला। D is the correct answer. Only Biogen Labs is entitled to apply. ये मेरी तरफ से आंसर है। इसमें भी किसी को डाउट? क्योंकि बायोजेन के पास वो है, प्रूफ ऑफ राइट है भाई, कि तो उनके पास कंबाइन एम्प्लॉयर का कर कॉन्ट्रैक्ट है। कंबाइन जॉइंटली फाइल कर सकते हैं ना वो। नहीं कर सकते हैं ना नहीं मैडम। नहीं, वो इन्वर्टर के राइट नहीं जाते हैं हेयर के, लीगल हेयर को। क्यों भाई, बायोजेन अपना क्यों राइट्स दे दे भाई, ऐसे ही शेयर कर रहे? नहीं मैडम, ये सिंपल, मैंने जब पढ़ाया होगा तब भी यही पढ़ाया होगा। प्रूफ ऑफ राइट कैसे पढ़ते हैं हम? प्रूफ ऑफ राइट मैं जो एग्जांपल देता हूँ ना, वैसे देता हूँ कि काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने एम्प्लॉय को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना के ही देती है। अभी भी होता है, ये अभी भी होता है। ये आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज से हो तो आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर होगी उसके अंदर क्लोज होगा कि आप कंपनी में रह के जो भी इन्वेंशन को मींस बनाओगे, फॉर्मुलेट करोगे, उस पर राइट्स मिलेगा कंपनी को। वो आप एप्लीकेंट नहीं बन सकते हो, आप इन्वेंटर ही बन सकते हो सर। ये होता नहीं है, नहीं सर, प्रैक्टिकली होता है। हाँ, उनका ये मानना है यस कि सर, 20 वो सेक्शन 20 एम्प्लॉयमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हम यूज करते हैं, हम लोग प्रूफ ऑफ राइट वेलिड करने के एप्लीकेंट लिए का कई इन्वेंटर्स का यूज हेयर कर रखा है, ये सब लेते होता हैं है। ना। हाँ, तो ये यहाँ पर आपका कोई डाउट है? मीन्स मैंने ये जो आंसर डी दिया उसमें, सारिका मैम? नहीं 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 नहीं, मैं अर्चना मैम को बोल रही हूँ, उनको ये लगा है हाँ। ज्वाइंट क्यों नहीं कर रहे। उनको ऐसा लग रहा है सेक्शन 20 से हम एप्लीकेंट का लीगल हेयर लेते, इन्वेंटर का नहीं लेते। यहाँ उनका कंफ्यूजन जी हो रहा है। जी जी जी। अर्चना मैम क्लियर? गंगाधर सर फिर ने भी सिक्स परफेक्ट में भी एग्जाम्पल पढ़ा दिया है। हुआ था लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ए इन्वेंटर बन सकता है ऐसे, तो मुझे लगा वो कि तो वो जॉइंटली कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर डी आएगा। जो कंपनी है उसी के पास राइट्स आएंगे, जैसे गंगाधर सर ने कहा कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकली भी होता है। ओके, 21 3 पेटेंट एप्लीकेशन वेर फाइल्ड इन इंडिया एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। हाँ, ये भी क्वेश्चन मुझे, मैं जब था वहां पर 1 से 2 बजे के बीच में अहमदाबाद में, एक मैडम आके मुझसे ये क्वेश्चन पूछ के गए थे, और इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। फिर भी देखता हूं कैसे। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है 1/1/2023 को, कन्वेंशन एप्लीकेशन है 1/1/2023 को, क्लेमिंग द प्रायोरिटी ऑफ जापानीज पेटेंट एप्लीकेशन डेटेड 1/1/22 को, एंड पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन है 1/1/23 को विथ इंटरनेशनल फाइलिंग डेट 1/6/2021 को। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है 1/6/2021 को, क्लेमिंग द यूएस पेटेंट एप्लीकेशन प्रायोरिटी 1/6/2020 को। ओके, considering all these patents were granted in India, answer the following. Statement 1. The patent term expires simultaneously on the same date for the above mentioned ordinary and convention application. Ordinary का patent term expire होगा 1/1/2023 को फाइल हुआ है, तो 2043 1/1/2043 को एंड होगा। और कन्वेंशन एप्लीकेशन भी इंडिया में फाइल हुई है 1/1/2023 को, क्योंकि जापानीज फाइल हुई थी 1/1/2022 को, तो यहां से भी वो भी 1/1/2043 को ही एंड होगी, तो दोनों का सेम डेट पे ही एंड होगा। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, द पेटेंट टर्म ऑफ द पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन एक्सपायर्स लास्ट। जो पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन है
वो इंडिया में सॉरी इंटरनेशनली फाइल हुआ था 1/6/2021 को, तो उसका जो टर्म होगा वो 2041 तक जाएगा, तो 2043 के बाद वो नहीं जा रहा है, तो पहले ही एंड हो रहा है, तो लास्ट में एंड नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई द पेटेंट टर्म ऑफ द पीसीटी एक्सपायर्स लास्ट नहीं होगा, वो पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो इसका आंसर आएगा सी। यहां पर किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं, सर। ओके आगे 22 ये हो रहा है ना, आप देखो जा रहा है, कहीं कहीं भी डाउट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन टू द पब्लिक और पब्लिश्ड? क्या नहीं होगा, पब्लिक या पब्लिश्ड नहीं होगा? द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द कंट्रोलर ऑन डिमांड as to extent to which the patented invention has been commercially worked in India, ये तो जाएगी भाई, ओपन होगा, पब्लिश होगा। द एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनर मेड टू द कंट्रोलर, हाँ ये नहीं होगा पब्लिश कभी भी, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। थर्ड, द ऑफर टू सरेंडर अ पेटेंट बाय द पेटेंटी, ये भी एडवर्टाइज होता है, उसी के बाद ही उसका ऑपोजिशन आता है, तो ये भी पब्लिश होगा। फोर्थ, एन एप्लीकेशन फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस अंडर सेक्शन 84 which of which the controller prima facie finds eligible, तो ये भी पब्लिश होगी, और 87 से वहां पर भी ऑब्जेक्शन आएगा, ओपोजिशन आएगा, तो ओनली टू, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, कि वो एग्जामिनर की रिपोर्ट ही कॉन्फिडेंशियल होगी और कभी भी पब्लिश नहीं होगी, सो ए सेकंड ओनली इज द ट्रू आंसर। एनी डाउट? नो सर। नो, इजी वाले हैं आप तो थोड़े से। अंडर दी जन विश्वास जी, एनी डाउट सर? कोई डिस्कशन करना चाहता है यहाँ पर? तो चौथा ऑप्शन। नहीं, चौथा ऑप्शन 2 और 3, 3 क्यों सर? ऑफर ऑफ सरेंडर भी पब्लिश होता है सर, उसी के बाद तो ओपोजिशन आता है। सर मैं 4 कह रहा हूँ, फॉर एन एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस, सर ये वाला। वो भी सर 84 के तहत जो कंपलसरी लाइसेंस की एप्लीकेशन है वो पब्लिश होगी, और उससे नहीं, उससे 2 महीने के अंदर अंदर 87 से ओपोजिशन आएगा, वो वहां पर भी तो ओपोजिशन आता है, ओके सर, ओके। तो आता है सर, वो पब्लिश होती है। अंडर द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023 amendment were introduced to provision governing compliance obligations and penalties under the Patent Act 1970, including the information furnished under the section 146(2). Which of the following statement most accurately reflects the legal and policy effect of these changes? ओके, जन विश्वास बिल का कुछ बात कर रहे हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 146(2) इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। नहीं, ये पहले था, ये क्रिमिनल ऑफेंस पहले था, अब उसको सिर्फ मॉनिटरी ऑफेंस यानी पैसे दे के सुलझाया हुआ है, पैसे दो, पैसे भरो। अब 122 के अंदर, ये 146 की जो बात कर रहे हैं ना, वो आता है 122 के अंदर, और 122 में उसकी पेनल्टी है, पेनल्टी पहले थी, इम्प्रिजनमेंट था उसमें, बट अब वो इम्प्रिजनमेंट निकाल के अगर फेलियर हुए हैं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना फर्स्ट ऑफेंस में, एंड बाद में 1000 पर कंटिन्यूएशन, एंड गलत इंफॉर्मेशन दी है तो भी रुपये वाली पेनल्टी लगा दी है, 0.5% ऑफ द टोटल टर्नओवर या 5 करोड़ विच एवर इज लेस, तो क्रिमिनल ऑफेंस निकाल दिया गया है। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 146(2) इज द क्रिमिनल ऑफेंस, तो ये गलत है। द अमेंडमेंट इज डीक्रिमिनलाइज सच फेलियर, हाँ, रिप्लेसिंग इम्प्रिजनमेंट विथ मॉनिटरी पेनल्टी, ये सही है, बी सही है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। दी अमेंडमेंट एलिमिनेट्स ऑल पेनल्टीज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ वर्किंग स्टेटमेंट, thereby removing the controllers. The amendment eliminates all penalties for non filing of the working statements. Eliminate क्यों करेंगे भाई?
thereby removing the controller's power to call for such information. नहीं, ये भी नहीं है. The amendment introduced criminal prosecution only when public interest is affected. नहीं, criminal वाली बात ही हटा के अब monetary कर दिया है, रुपये वाली बात कर दी है. तो B is the correct answer here. Any doubt? ये भी थोड़ा सा इजी है. नो डाउट. आगे बढ़े. (24) Mr. Arun is the patentee of the patent number 123456 relating to a new pharmaceutical drug. He files a suit for infringement against Miss Nina. Okay. Alleging that she has used his patented drug in her research. Okay, research में use किया है. Under the provision of this act, which of the following statement is not correct? Not correct. Okay. Acts done for research or instruction purposes always amount to patent infringement. यही पहला not correct है. ये not amount to patent infringement आएगा. तो A is the answer. दूसरा, Miss Nina can take defense that her usage is protected at it was experiment research. तो ये सही आंसर मीन सही स्टेटमेंट है, मगर आंसर गलत होगा क्योंकि आंसर गलत स्टेटमेंट मांगा गया, नॉट करेक्ट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. C. Every ground for revocation of a patent is also available as a defense in a suit for infringement. ये भी बात सही है. 64 के सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है इन्फ्रिंजमेंट में. एंड D. Commercial activities by third parties without consent are ground for infringement. ये भी बात सही है. ये कॉमर्शियल एक्टिविटी ही इन्फ्रिंजमेंट के ग्राउंड होती है. तो बी, सी एंड डी सही स्टेटमेंट है. ए ही गलत है, तो ए ही आएगा इसका आंसर. एनी डाउट? No, sir. Perfect. Which combination is correct with regard to post-dating provision under section 17(1) of the Patent Act? Okay, post-dating. तो post-dating ग्रांट से पहले होनी चाहिए. post-dating के लिए फॉर्म नंबर 30 लगता है. बस और क्या ही हो सकता है इसमें. देखते हैं क्या होगा. It requires applicant request with fees. हाँ, वो भी बात सही है. एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट फीस के साथ आई. 800 रुपये है ना इसकी. हाँ है. It can be ordered suo moto by खुद से. suo moto यानी खुद से. It can be ordered suo moto by the controller. नहीं, ये खुद कंट्रोलर थोड़ी ना करता है. पोस्ट डेटिंग करवाना तो एप्लीकेंट के हाथ में होता है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट सही है. थर्ड, an application can be post dated to maximum period of 6 months under this provision. ये भी बात सही है. फर्स्ट सही, थर्ड सही. फोर्थ, इट इज अवेलेबल ओनली बिफोर ग्रांट. फोर्थ भी सही. तो 1, 3 एंड 4 सही है. 1, 3 एंड 4. 1, 2 एंड 3 नहीं. 2, 3 एंड 4 नहीं. 1, 3 एंड 4. सी इज द करेक्ट आंसर हियर. एनी डाउट? नो, तो आगे बढ़ते हैं. Recently, Government of India amended Section 4 of the Patent Act 1970. No patent shall be granted in respect of an invention relating to the atomic energy falling within खाली जगह of the खाली जगह to the patent may be granted for invention relating to nuclear energy subject to the provision of this act and खाली जगह of the खाली जगह. क्या खाली जगह कर रहे हैं यार. फिल इन द ब्लैंक्स. अरे बाप रे, ये किसी को पता है ये कौन सा सबसेक्शन था? हाँ सर. 20. 38 था. सर शांति बिल। हाँ, शांति बिल पता है. वो तो मैडम मैं तो ऐसे ही सोच के बोला, मगर विद इन कौन सा होगा ये सबसेक्शन? कौन सा था सर 20 या 1962 था। 20 1962. प्रदीप पाल सर चले गए. ऑप्शन सी. यस सर, ऑप्शन सी. 20 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, 33 ऑफ 1962, हाँ सेक्शन 38 सस्टेनेबल हार्नेसिंग.
अरे तो बहुत बाप रे। कंफ्यूजिंग था ये। ऐसी सर था। उन्होंने वैसे लिखवाया था सर ने ना, कंपेयर करा के कि सेक्शन 4 में क्या चेंज हुआ है, उसमें क्या हुआ है, तो वो था ये सभी को आ गया, मुझे नहीं आता ये। जी सर। बढ़िया, चलो इसको जाने देते हैं, सर इसका 26 को तो क्या फिर था ये आंसर? सी। सी। ये रहा सी। टू। सेक्शन 20 1962, सेक्शन 38। क्या 26 क्या में है? से। ओके ऐसा सर। कौन याद रखता है भाई, इतना बड़ा। चलो छोड़ो। सर यही आता था बस। अच्छी बात है मैडम, ये आता है तो आप मुझसे तो ज्यादा नॉलेजेबल है, अगर ये आता है तो आप तो। मुझे नहीं आता ये। कंसिडरिंग द सर ये पीसीटी सेक्शन टाइमलाइन। 4 का रिप्लेसमेंट है ना, 4 में तो यही दिया है 20 या अरे 21। मैडम, मुझे तो ये 20 या 21 मुझे तो कुछ इस तरीके से याद था, तो मैं तो कंफ्यूज सब हो जाता इसमें ये क्वेश्चन कंफ्यूज पढ़ हो के। गए सर। हाँ, 20 और था ये या 1962 एंड 1961, अब मेरे दिमाग हाँ। में तो 1964 चल रहा है, पता नहीं कहाँ से चल रहा है 1964। पता ही नहीं है मैं क्या ही सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो अब मुझे तो पता नहीं है इसका आंसर। बट आप सभी लोगों ने जो कहा है, प्रदीप पाल सर भी कह रहे हैं, तो सेक्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो शांति बिल जहां पर लिखा हुआ है वही इसका सही आंसर है और कुछ नहीं। ओके, क्योंकि अभी 30 तक पहुंचना है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा। 11:02 हुआ। ये तो सभी का सही हुआ होगा, इसमें तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है। ये वाला तो 12, 16, 18, 22, 28, 30, 31 ऐसा ही 30 होगा कुछ। 31, हाँ ये वाला। 12, 16, 18, 22, 28, 30, 31 देखो एकदम हाँ परफेक्ट। यही आंसर है इसका। इसमें तो मैं कोई मानता भी नहीं हूँ किसी ने गलती की है, भाई किसी ने गलती की है यहाँ पर। पीसीटी की सर टाइमलाइन मेरा हुआ है। हो ही नहीं सकती। हाँ, सर मेरा हुआ है, मैं सर बीच में डेडलाइन भूल रहा था तो मैंने वैसे ही टिक कर दिया सर। कौन सा भूल गया इसमें सर? इसमें सर ये 22 मंथ वाला ही भूल रहा था मैं, तो मैंने 21 प्रिलिमिनरी मंथ। एग्जामिनेशन। सर इसको मैंने बी कर दिया टिक। अरे बाप रे। हाँ, एग्जाम प्रेशर सर। हाँ डोनेशन। Which of the following is are true in respect of the registration of design of particular article under the Design Act? Registration of design of particular article in the Design Act. Okay. First, it is not possible to register same design in multiple class of article. By true ही है ना, which is a true. नहीं कर सकते आप मल्टीपल क्लास में एक ही डिजाइन को कर सकते हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, व्हेन अ डिजाइन is to be applied to a set, any doubt whether the given article do or do not constitute a set shall be determined by the proprietor of the design. नहीं, ये कंट्रोलर डिसाइड करता है कि उसकी सेट की कैटेगरी में रखना चाहिए नहीं, एप्लीकेंट सिर्फ अप्लाई करता है। थर्ड, रिपोर्ट टू द कंट्रोलर मेड अंडर द डिजाइन एक्ट shall not be open to the public inspection. ये बात सही है, सेक्शन 28 यही बात करता है। Fourth, registered design shall be open to the public inspection immediately after the grant and even before the notification of the said design in official journal. Registered design shall be open to the public inspection immediately after grant. Grant मिलना ही publication होता है उसका तो। And even before the notification of the said design in the, ये जर्नल नहीं पब्लिकेशन तो होता है उसका। Before the notification of the said design in the official journal. बिफोर ऑफिशियल जर्नल, ये भी गलत है। ऑफिशियल जर्नल में आएगा उसी दिन उसका पब्लिकेशन होगा, तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होता है और वो है थर्ड स्टेटमेंट, सी, 3 ओनली। यहां पर किसी को डाउट? ये फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है,
बट उन्होंने इस तरीके से लिखा है ना, हालांकि वो सही है भी नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है, बट ग्रांट, ये थोड़ा ना ग्रांट होता है डिजाइन, फिर भी लिखती है ग्रांट, चलो ग्रांट मिल गया, बट ऑफिशियल जर्नल में आया नहीं है तो पब्लिक इंस्पेक्शन कैसे होगा उसका? सर फर्स्ट के ऊपर डाउट है मुझे, ये तो ठीक है फर्स्ट, इट वो इज तो। नॉट पॉसिबल टू रजिस्टर सेम डिजाइन इन मल्टीपल क्लासेस ऑफ आर्टिकल, कर ही सकते हो सर। सेक्शन 6 ऑफ डिजाइन एक्ट। हाँ, सेक्शन 6 ले लो, रूल नंबर 11 ले लो, वो तो कर ही सकते हो सर। सेम डिजाइन को आप मल्टीपल आर्टिकल पे लगा सकते हो। जो चीज आप बेड शीट पे लगा सकते हो वही चीज आप फर्नीचर के वो कपबोर्ड में भी लगा सकते हो। वो पूरा इतना डिबेट हो चुका था ना उस पे, तो बाप रे, मुझे याद है, मैं कसम से थक गया था उस दिन कि भाई इतनी सिंपल सी बात कि भाई आप एक फ्लावर की डिजाइन को जो बेडशीट पे लगा रहे हो, उसी फ्लावर की डिजाइन को आप फर्नीचर पे लगा सकते हो। इतना सिंपल सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसको इतना घुमा घुमा के बताना पड़ा। याद है सर? पूरा डिस्कशन हुआ था, मेरे ख्याल से 1 घंटा निकाला था मैंने और रजत सर ने इस बात पे। हो ही सकता है सर, मल्टीपल क्लास ऑफ आर्टिकल में एक सेम डिजाइन आप अप्लाई कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर। यहां पर नॉट पॉसिबल लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। सिर्फ यहां पर थर्ड स्टेटमेंट सही है कि कंट्रोलर की रिपोर्ट इंस्पेक्शन के लिए नहीं होती है। प्रदीप पाल सर, एनी डाउट या सही है ये? सही है सर ये। परफेक्ट। As per the definition of new invention under section 21L of the Act, the test of anticipation is carried out based on, तो पूरे दुनिया में होता है, non publication of the invention before the date of filing, non publication of the invention before non publication of the invention before the date of filing of the application anywhere in the world and non use in India only। ये नॉन पब्लिकेशन क्या होता है? नॉन पब्लिकेशन यानी जो पब्लिश नहीं हुआ है उसका भी सर्च करेंगे क्या? कैसे करेंगे? एंड नॉन यूज इन इंडिया, नो वन लिखा है या नॉन लिखा है? नॉन पब्लिकेशन ऑफ दी, नॉन लिखा है। नॉन पब्लिकेशन का मीनिंग हुआ कि जो पब्लिश नहीं हुआ है, ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड नॉन यूज इन इंडिया। ये बात तो सही है कि यूज को इंडिया में देखा जाएगा सिर्फ, और पब्लिकेशन को पूरे दुनिया में देखा जाएगा, मगर ये नॉन पब्लिकेशन क्या होता है? नॉन पब्लिकेशन एंड नॉन यूज ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एनीवेयर इन इंडिया और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। नहीं, अगर ये बात है तो यूज को सिर्फ देखा जाएगा इंडिया में और पब्लिकेशन को देखा जाएगा पूरी दुनिया में। नॉन पब्लिकेशन ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एनीवेयर इन इंडिया, नहीं, पब्लिकेशन को पूरी दुनिया में देखा जाएगा, यूज को सिर्फ इंडिया में देखा जाएगा। सी गलत, डी गलत। नॉन पब्लिकेशन एंड नॉन यूज ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एनीवेयर इन इंडिया, नॉन पब्लिकेशन एंड नॉन यूज ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एनीवेयर, नहीं, ये भी गलत है। आंसर तो इसका ए आएगा, मगर ये नॉन पब्लिकेशन क्या होता है? नॉन पब्लिकेशन, ओके, वो ऐसा कह रहा है कि आपके इन्वेंशन का पहले कहीं पर पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए या फिर उसका इंडिया में कहीं पर यूज नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से मीनिंग ले लो, क्योंकि सारे चीजों में नॉन 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 लिखा हुआ है, मगर देखा इस तरीके से जाता है, पब्लिकेशन को चेक किया जाता है पूरी दुनिया में और यूज को देखा जाता है पर्टिकुलरली इन इंडिया में। और ये मैंने कहा से कहा है, अगर आप इसको एंटीसिपेशन के वो चेक करोगे तो एंटीसिपेशन का उसमें भी लिखा हुआ है, 64 का भी ग्राउंड है ये। नो वन इन्वेंशन सर, न्यू इन्वेंशन में भी है ना यल, 21L। तो 21L डेफिनेशन में है ना। हाँ, ऐसा ही डेफिनेशन लिखा में। है ना, उसमें यूज के बारे में लिखा हुआ है। हाँ सर, लगता तो है यूज, आपने स्पेसिफिकली वो न्यू इन्वेंशन का बता था एंटिसिपेशन के लिए कि ए डेफिनेशन से न्यू मगर ये इन्वेंशन माना 60, जाएगा। मैंने तो जो सोच के आंसर दिया वो 64 के हम्म ग्राउंड में है।
64 के ग्राउंड में तो है ही है भाई, यूज को देखा हाँ, जाता है प्रायर सिर्फ और क्लेम सिर्फ। है तो यूज इन इंडिया होना चाहिए। हाँ। हाँ, यूज इन इंडिया देखा जाता है, और सर वो वहां पर देखा जाता है। यूज और पब्लिकेशन दोनों देखा जाएगा, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। नहीं देखा जाएगा सर, इंडिया में सर ही यूज देखा जाएगा वो करने के स्टेटमेंट लिए। लिखा है। सर ऐसा है तो इसलिए तो ओपन किया है, देखते हैं सर, ये रहा स्टेटमेंट। ओके, इसको करते हैं जूम। एल, न्यू इन्वेंशन मीन्स any invention or technology which has not been anticipated by publication in document used in the country or elsewhere in the world. यहाँ तो यूज्ड भी लिखा है सर। सही मैंने है। भी सर डी ही मार्क करा था। तो वो डी आपने मार्क करा ही होगा, क्योंकि सर 64 में ऐसे ही लिखा जाता है। मैं हाँ सर। दिखाता हूँ आपको कि उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम एंटीसिपेशन में चले गए और उसने 21L में पूछा था, न्यू इन्वेंशन की बात की थी, इसीलिए ये गलत हो गया हमारा। देखो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यूज्ड इन इंडिया। एंड पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। अभी इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका आंसर आएगा मैडम, यूज भी ग्लोबली, दोनों ग्लोबली। सर हम फंस गए फिर। सर तो मार्क फंस गए गए ना तो मेरे अब लोग। मैं भी, तो मैडम मैं भी गया तो आप गए, तो ऐसा थोड़ी ना है मेरा भी गलत हुआ ये, मैं भी बोल रहा हूँ मेरा गलत हुआ। तो इसमें आएगा नॉन पब्लिकेशन एंड नॉन यूज ऑफ द इन्वेंशन बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन एनीवेयर इन इंडिया और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, ये आएगा आंसर। सर यही तो मैंने मार्क किया, बट हमारे में डी है सर। क्या है? हाँ, आप ऑप्शंस जो, डिफरेंट होगी। सर ऑप्शन गमे ये होना चाहिए आपका, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यस सर, वही किया। हाँ। सर जयवीर सर, सेक्शन 2 के जी डेफिनेशन से सर। बहुत आया है सर इस बार। हाँ, जयवीर सर, वो मैं बोलिए सर। पिछला मैं पूछ रहा था ना, वो मेरा कट गया था, हम्म। फोन कट गया था। हम्म। अभी चार्ज पे लगा के मैंने ऑन किया है, तो वो उसका क्या आएगा वो, क्या हम सेम किसका? डिजाइन को मल्टीपल क्लासेस में रजिस्टर कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ओके। क्योंकि यानी कि एक जो फर्नीचर का है तो वो किसी और क्लास में भी हो सकता है। सर देखो, फर्नीचर एक आर्टिकल है, हम्म। डिजाइन आप डिजाइन को थॉट प्रोसेस में रखिए कि आप डिजाइन क्या बना रहे हैं। वो क्यों आप अच्छा। ऐसा नहीं, मीन्स डिजाइन आप एक घोड़े की डिजाइन बना रहे हैं, अब वो हम्म। घोड़े का शेप आप फर्नीचर को भी काट के बना सकते हैं, और कहीं भी बना उसी घोड़े सकते के हैं। शेप को आप ये हम्म। बेडशीट पे भी लगा सकते हैं। जी जी जी, गलत कर गया मैं, ये सही है। हम्म। और इस पे पूरा ये चला था, मीन्स बहुत बड़ा चला था ये, तो मुझे याद है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को लेके गया था वहां पर मेले में, और 1 घंटा इस पे ही बहस हुई है पूरी। मुझे पर्टिकुलर याद है। चलो ठीक है। और यहाँ पर ये आएगा एल्सवेयर इन वर्ल्ड, ये सारी चीजें कहीं पर भी यूज हुआ हो पूरी दुनिया में कहीं पर भी, 21L के हिसाब से, न्यू इन्वेंशन। नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट। As per the definition of new invention under the section 21L of the act, the test of anticipation is carried out based on, रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये पीछे का स्टेटमेंट मैं भूल गया, अब मुझे नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। ओके सर। हाँ, टेस्ट ऑफ एंटीसिपेशन को आपको देखना है भाई, एंटीसिपेशन देखना है तो वापस आप सेक्शन 13 पे आओगे, और सेक्शन 13 पे आओगे तो वापस आपका सही होगा, इंडिया में ही यूज देखा जाएगा, बाहर नहीं। हाँ, एंटिसिपेशन में यूज इन इंडिया होता है। हाँ। बट सर वो तो सर सर जब प्रोटेक्शन के आंसर्स केस में आएंगे था ना तब कि मजा आएगी टैली हाँ, करने में। प्रोटेक्शन सिर्फ इंडिया में मिलेगा और वर्क नहीं किया तो वो तो सर इस हिसाब से देखा जाएगा ना कि प्रोटेक्शन सिर्फ इंडिया में मिलेगा फाइल होने के बाद, एंड अगर इंडिया में वर्क नहीं किया आफ्टर ग्राउंड तो रिवोक हो जाएगा।
नहीं 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 सर, वो बात मैं नहीं तो है। ऐसे कुछ रीड एंटीसिपेशन कर रहा था। नहीं, एंटीसिपेशन का मीनिंग है कि सर आपने जब अपना इन्वेंशन फाइल किया और आपका इन्वेंशन मान लीजिए कि इंडिया से बाहर कहीं पर यूज हुआ था, तो क्या वो यूज एंटीसिपेट करेगा आपके इन्वेंशन को? क्या नहीं आप उसके सर। बेसिस पे आप अपना फाइलिंग को रोक सकते हैं? कोई रोक सकता है कि नहीं, ये बताना है हमें। इसमें तो यूज की कहीं पर बात ही नहीं हो रही। इसका क्या आएगा भाई? इंडिया 3 जगह पर है। एंटीसिपेशन के टेस्ट में यूज को सिर्फ इंडिया में ही देखा जाएगा और उसके लिए फिर आपको 64 को देखना पड़ेगा, और वो 64 से ही होगा क्योंकि इसने पीछे जो स्टेटमेंट लिया है ना वो बड़ा है। एंटीसिपेटेड, वो एंटीसिपेटेड कब माना जाएगा, वो बात कर दी इसने। एंटीसिपेशन टेस्ट कैसे कैरिड आउट किया जाता है? तो एंटीसिपेशन का टेस्ट ऐसे ही कैरिड आउट किया जाता है कि उसके पब्लिकेशन को ग्लोबली देखा जाता है, बट उसके यूज को लोकली देखा जाता है। यूज को लोकली, पब्लिकेशन ग्लोबली। प्रदीप पाल सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सर मैंने तो वही मार्क करा इंडिया में, और क्या कहते हैं, ग्लोबली यूज भी देखा जाएगा और पब्लिकेशन भी। मैंने तो नहीं, डेफिनेशन 2(1)L वाला ही के अकॉर्डिंग ही मगर करा सर है। उस वो तो न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन है, वो टेस्ट ऑफ एंटीसिपेशन की नहीं है। हाँ वो भी आप ठीक कह रहे हैं। टेस्ट ऑफ एंटीसिपेशन आएगा ना तो इंडिया में उसका यूज देखा जाएगा और पब्लिकेशन ग्लोबली देखी जाएगी। एंड 30 एज पर द डेफिनेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ, तो इसका आंसर आएगा मेरी तरफ से ए, कि जहां पर पब्लिकेशन को ग्लोबली देखा जाएगा एंड यूज को लोकली देखा जाएगा। ये मेरी तरफ से आंसर है 30। As per the definition, proprietor of a new or original design, who amongst the following may be considered as the proprietor? इसमें से क्या proprietor माना जाएगा? As per the definition, proprietor of a new or original design. Okay, A, author of an original design. हाँ, इसे भी proprietor माना जा सकता है। दूसरा, a person who gets the design executed for some consideration by author of a design, यानी author के पास से जो बनवा रहा है वो भी proprietor माना जाएगा। As it is लिखा हुआ है ये प्रोपराइटर की डेफिनेशन में, सेक्शन 2 की डेफिनेशन में। थर्ड, एनी पर्सन हु रिक्वायर्स द राइट टू अप्लाई द डिजाइन टू एनी आर्टिकल। हाँ, जो एक्वायर कर रहा है, किसी के पास से परचेज कर रहा है डिजाइन को, वो भी प्रोपराइटर माना जा सकता है। एंड एनी पर्सन डिवॉल्व, any person to whom the right to apply the design has devolved from the original proprietor, ओरिजिनल प्रोपराइटर से डिवोल्व किया गया हो, यानी कुछ विल में मिला हो, लीगल हेयर की तरह मिला हो, तो भी उसे प्रोपराइटर माना जाता है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है सेक्शन 2 की डेफिनेशन में प्रोपराइटर की। तो ये सारी की सारी कंडीशन सही है, डी इज द करेक्ट आंसर है। एनी डाउट? तो बस इसी के साथ हमारा अप टू 30 क्वेश्चन हो गया। कल हम वापस इसको 50 क्वेश्चंस तक लेके जाएंगे। अब 20 बचे हैं, कल हो जाएगा। परफेक्ट।
तो एनी इनसाइट्स, ये सेशंस फ्रूटफुल रह रहे हैं या क्या हो रहा है? कोई एक दे दो बस फीडबैक और फिर हम इसको एंड करते हैं। आप क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? कोई इनसाइट्स मिल रही है? क्या हो रहा है आपके साथ अभी? दिमाग में क्या हो रहा है? कि गौरव सर। ग्रैनुलरिटी जी से प्रॉब्लम। और ग्रैनुलरिटी से देखना पड़ेगा एक पर इंटरव्यू। सर नंबर कम हो हाँ, रहा है। नंबर कम हो रहा है। सर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। सारिका मैम, क्या हो रहा है? ये सेशन के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है? हाँ सर, कंसेप्ट थोड़े लग रहे कि क्योंकि हम सोच रहे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि हम कहाँ गलत हो रहे क्वेश्चन गंगाधर देख सर, के। विल इट वर्क फॉर यू? कुछ बेनिफिट मिला ये सेशन का या नहीं? हाँ वही सर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जो कि मतलब काफी है। हम्म, तो कदम सर, अर्चना मैम, कॉन्सेप्ट हो रहे हैं क्लियर यहाँ से? हाँ सर, कुछ मिस हो गए थे, वो सर क्लियर ये हो पता चल रहा है कि घाई घाई में हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। बढ़िया। दिनेश सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? जी सर, जी बिल्कुल, मजे ले रहे हैं सर, गलतियों से सीख रहे हैं। गलती वो तो होता है सर, गलतियों से सीखना यानी बेस्ट जी एक्सरसाइज होती है आगे बढ़ने की। दुनिया में जी। इससे अच्छी एक्सरसाइज और कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं कल वापस रात को 10 बजे, और कल शायद पेपर ए का पूरा मीन्स पेपर जो 1 है उसका पूरा हो जाएगा अपना एनालिसिस कंप्लीट, और कल आंसर की भी पूरा अपनी तरफ से जो बन रही है आंसर की वो आंसर के साथ भेज देंगे। करेक्ट। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।